अट्रैक्शन से ज़्यादा पैटर्न नोटिस कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे ही लोग क्यों जुड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम है। रियलिटी ये है कि बचपन में आपने लव को कैसे एक्सपीरियंस किया, वही चीज़ आपके एडल्टहुड में आएगी। तो इग्नोरेंस इज़ वन थिंग। वैसे ही आपका बचपन निकला है जहाँ पर आपको इग्नोर किया गया है। आप ऐसे ही पार्टनर्स को फिर अट्रैक्ट करेंगे या चूज करेंगे जो कि आपको इग्नोर करें। सो जब आपको इग्नोर करेंगे तो वो आपके लिए। बागफ्लावर रेमेडीज कैसे काम करती हैं? बागफ्लावर रेमेडी यहाँ पर बहुत पावरफुल काम करती हैं। फियर ऑफ रिजेक्शन है, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है। सो फियर के लिए हम दे देते हैं। दूसरा आ जाता है कि कई बार आपने लोगों की लाइफ में एक पैटर्न को रिपीट होते हुए देखा होगा या कहीं ना कहीं उसे अपनी लाइफ में भी फील किया होगा। लोग उसमें नाम बदल कर आते हैं, लोगों के नाम चेंज होते हैं या लोग खुद भी उसमें अलग होते हैं, लेकिन जब एंडिंग होती है तो वो सेम तरीके से होती है। सब सेम डिसअपॉइंटमेंट, सेम रिग्रेट और सेम फियर। एक टाइम के बाद बाहर से सवाल आने बंद हो जाते हैं, लेकिन खुद के अंदर से उस टाइम पे सवाल आते हैं कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। क्या ये पैटर्न मेरे साथ ही रिपीट होते हैं या किसी और के साथ भी ऐसा होता है, या सिर्फ ये एक लाइफ का कोइंसिडेंस है। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी के ऊपर बात करेंगे। सो वेलकम टू सॉल्वियम। एंड हम जानेंगे कि कैसे एक इंसान अपनी लाइफ में अपने लाइफ पैटर्न्स को, एक रिलेशनशिप पैटर्न्स को रिपीट करता है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि बागफ्लावर रेमेडीज़ के थ्रू हम उनसे कैसे रिलीफ ले सकते हैं। सो पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करते हैं और जानते हैं कि आपकी जो रिलेशनशिप है उनके पैटर्न्स को रिपीट होने के पीछे कौन कौन से रीजंस हैं। हेलो सर। हेलो अंजलि। कैसे हैं आप? आई एम गुड, थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं भी सर बहुत बढ़िया हूँ। एंड काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, सो एक फ्रेशनेस फील हो रही है। या सर, जैसे आज का जो पॉडकास्ट का टॉपिक है रिलेशनशिप पैटर्न्स को रिपीट करने के ऊपर है, तो सच में ऐसा होता है कि एक इंसान बार बार सेम जो पार्टनर होता है उसको रिपीट करता है, या वो अट्रैक्शन होता है एक उसका उसकी तरफ? अट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, मैं ये मानता हूँ अट्रैक्शन से ज़्यादा वो एक पैटर्न नोटिस कर रहे हैं। अच्छा। लोग कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे ही लोग क्यों जुड़ते हैं, क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली रियलिटी ये है कि जो आपका नर्वस सिस्टम है वो फेमिलियरिटी ढूंढता है। अच्छा। सो फेमिलियरिटी कैसे ढूंढते हैं कि इंसान का नाम चेंज हो जाएगा, शक्ल चेंज हो जाएगी, बट इमोशनली जो पार्टनर है जो आपने चूज़ किया है वो सेम रहते हैं। अच्छा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। एक क्लाइंट हैं जो मेरे पास आए और बोले कि मेरे साथ हर बार ऐसे ही लोग क्यों जुड़ते हैं। सो जब उनको डिकोड किया, उनके इमोशंस को डिकोड किया, तब जाना कि उनके जो फादर थे वो खुद एक ऐसे जॉब में थे जहाँ पर वो इमोशनली डिस्टेंट रहते थे। अच्छा। सो इनके इनर चाइल्ड बोल लीजिए, चाहे उनका नर्वस सिस्टम बोल लीजिए, उसने ये मान लिया कि इमोशनल डिस्टेंस इज इक्वल टू लव। अच्छा। सो जब उनके लिए इमोशनल डिस्टेंस या कई बार फिजिकल डिस्टेंस भी होता है, उसको इक्वल लव से जोड़ दिया, सो वो उनका नर्वस सिस्टम वैसे ही पार्टनर्स को अट्रैक्ट करने लग गया, चूज करने लग गया। सो ये जो गेम है ये अट्रैक्शन से ज़्यादा आपके फेमिलियरिटी का है कि आपको कहाँ पे आपका नर्वस सिस्टम फेमिलियर फेस कर रहा है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली ये एक रिपीटेशन है जो हमारे ब्रेन के थ्रू होती है। ब्रेन के थ्रू नहीं होती है। आप कितना ही आप सोच समझ लीजिए, देखिए क्या होगा कि कई बार आपके नर्वस सिस्टम को एक कोई ख़ास चीज़ पसंद नहीं होगी। लेट्स से कि कई लोग बोल देते हैं कि भाई जो कई लेडीज़ बोल देती हैं कि जो मेरा हस्बैंड है वो ड्रिंकर नहीं होना चाहिए, स्मोकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके मे बी उनके फादर या कोई क्लोज रिलेटिव वैसे थे और जो चीज़ उनको पसंद नहीं थी, उन्होंने ये तो देख लिया कि भाई ड्रिंकर नहीं होना चाहिए, स्मोकर नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस इमोशन की वजह से वो एक ड्रिंकर या स्मोकर बने थे, उनके जो भी फादर या जो भी रिलेटिव हैं, वो इमोशंस तो रहेगा ही। अच्छा। सो बेसिकली जो उनके हस्बैंड होंगे वो शायद ज़्यादा एडिक्टिव होंगे टू सर्टेन अदर थिंग्स, मे बी गेम्स, कोई स्पोर्ट्स हो गया उससे एडिक्ट हो गए, गैम्बलिंग से एडिक्ट हो गए, तो उन्होंने एक चीज़ तो कम कर ली, लेकिन जो बाकी जो इमोशनल
जो पैकेज है वो वही अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो ब्रेन जो है वो एक चीज़ को तो कम कर देगा क्योंकि आपने कॉन्शियसली उसको चूज कर लिया। हाँ। लेकिन जो बाकी जो चीज़ें हैं जो अनकॉन्शियस में हैं, जो आपका नर्वस सिस्टम में है, वो आप चूज नहीं कर पा रहे हैं और आप उसी टाइप के इंसान को अट्रैक्ट करेंगे। सो सर, ये अट्रैक्शन का गेम है या सिर्फ एक सिलेक्शन का गेम है कि जैसे हम अननोनली हम चूज कर रहे होते हैं जानबूझ के? हम बोल तो देते हैं कि अट्रैक्शन है, लेकिन अट्रैक्शन से ज़्यादा एक चॉइस है प्लस सिलेक्शन है। से फॉर एग्जांपल आप किसी कमरे में जाते हैं जहाँ पर आप किसी को नहीं जानते हैं, लेकिन 10 लोग हैं वहाँ पर। उन 10 लोगों में से उनके पास अट्रैक्ट होंगे जो कि आपका नर्वस सिस्टम सिलेक्ट कर रहा है। अच्छा। ये अट्रैक्शन जो है ये आपका कॉन्शियस नहीं डिसाइड करता है, ये आपके पैटर्न डिसाइड करते हैं। तो अट्रैक्शन जो है वो रैंडम हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न है वो एक सेट पैटर्न होता है और वहीं पे आप सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, मतलब ये एक सिलेक्शन का प्रोसेस है पूरा। सिलेक्शन का नहीं बोलूँगा, नर्वस सिस्टम का बोलूँगा। नर्वस सिस्टम सिलेक्शन। एग्जैक्टली, नर्वस सिस्टम से सिलेक्शन आपका हो रहा है। अब क्या होता है कि जो आपका सबकॉन्शियस है वो एक सर्टेन इमोशंस को या सर्टेन पेन को कई बार वो सेफ मान लेता है। जैसे जब आप सेफ्टी का मतलब यहाँ पर प्रॉपर वो सेफ्टी नहीं है, ये फेमिलियरिटी है कि हाँ इस टाइप के लोग जो हैं वो नर्वस सिस्टम को फेमिलियर लगते हैं सर्टेन टाइप के। जैसे अगर कोई आपका बचपन निकला है जहाँ पर आप को इग्नोर किया गया है, आप ऐसे ही पार्टनर्स को फिर अट्रैक्ट करेंगे या चूज करेंगे जो कि आपको इग्नोर कर रहे हैं। अच्छा। जब आपको इग्नोर करेंगे तो वो आपके लिए फेमिलियर है, आप उस चीज़ को टॉलरेट करने को रेडी हैं क्योंकि आप ट्रेंड हैं। जब आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं तो आपका सिस्टम बोलता है कि मैं इससे फेमिलियर हूँ और मैं इसको संभाल सकता हूँ, तो यहाँ पर ठीक है। अच्छा। जबकि उसके बाद में आपका ब्रेन जो है उसको बहुत सारी चीज़ें लगती रहेंगी बाद में, लेकिन उस टाइम पे आप वैसे ही इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो सर ये कहीं ना कहीं अनहेल्दी नहीं है फिर एक इंसान के लिए? हाँ, अनहेल्दी है, बट फिर भी ब्रेन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। देखिए, बॉडी जब बोलती है, ब्रेन आपका हेल्दी की तरफ कोशिश करता जाने की, लेकिन जो आपके फेमिलियर एस्पेक्ट्स हैं, जिन चीज़ों से आप फेमिलियर हैं, आपकी बॉडी फेमिलियर है, नर्वस सिस्टम ये नहीं देखता है कि ये डेंजरस है या नहीं है, वो सिर्फ ये देखता है कि फैमिलियरिटी कितनी है। फैमिलियरिटी कितनी है। इसलिए डेंजरस हो सकता है, लेकिन फॉर द बॉडी वो डेंजरस नहीं है। बिल्कुल सर। जैसे अभी आपने चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में बात करी कि जब बचपन में जैसी चीज़ों से हम गो थ्रू करते हैं फिर हम एडल्ट रिलेशनशिप में भी वैसे ही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सर, हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास या डिसअपॉइंटमेंट या वैलिडेशन, इनवैलिडेशन जो भी इंसान को मिलती है वो हमारे एडल्ट रिलेशनशिप को कितना हार्म करती है, कितना उससे इफेक्ट होते हैं हमारे रिलेशनशिप? बहुत ज़्यादा। क्या है कि आपका बचपन में आपने लव को कैसे एक्सपीरियंस किया, वही चीज़ आपके एडल्टहुड में आएगी। कैसे? जैसे कि आपने बचपन में, जैसे मैंने इग्नोर की बात की, तो इग्नोरेंस इज़ वन थिंग, वैसे ही आपको डिस्टेंस रहा बचपन में। आपको ये करोगे तभी आपको प्यार मिलेगा। हम लोग छोटी सी चीज़ बोल देते हैं ना कि भाई बचपन में बच्चे को कि अगर आप फर्स्ट आओगे तो आपको ये मिलेगा, या कुछ और करोगे तब आपको ये मिलेगा। तो उस बच्चे ने परफॉर्मेंस को लव के साथ जोड़ दिया। वो पीपल प्लीजिंग में आ जाता है कि जब तक भाई मैं परफॉर्म नहीं करूँगा, जब तक मैं जॉब अच्छा नहीं करूँगा, जब तक मैं पैसा नहीं कमा के लाऊंगा, तब तक मुझे प्यार नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं वैलिडेशन पॉइंट्स मानने लगता है। वैलिडेशन मान लीजिए आप। दूसरा है कि प्यार मिला लेकिन इनकंसिस्टेंट मिला। कभी तो सडनली प्यार मिल रहा है और कभी थप्पड़ पड़ रहे हैं। अच्छा। कई बार होता है आज की मदर जो होती हैं उन्होंने मार दिया, पिटाई कर दी, उसके बाद खुद रो रही हैं, उसको गले लगा रही हैं, उसको ज़्यादा प्यार मिल रहा है। वो बच्चा बड़ा होके
उसको एंजाइटी रहेगी रिलेशनशिप्स में अच्छा। कि भाई अगर मैंने कोई गलती कर दी तो मेरा प्यार कम हो जाएगा या मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। बिल्कुल। तीसरा ये हो गया कि उसको बचपन में प्यार ही नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, या उसके जो खुद के जो फैमिली थी, फैमिली में एक इमोशनल नमनेस थी। वो बच्चा फिर अगेन जब बड़ा होगा तो वो भी ऐसे ही पार्टनर्स को अट्रैक्ट करेगा जो इमोशनली नम होंगे। ये जब मेरे पास जैसे क्लाइंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड के साथ में या मेरी वाइफ के साथ में मेरा ऐसा ऐसा है, सो मैं उनसे बोलता हूँ कि ओके, वाइफ का जब आता है तो आपकी मदर के साथ आपके कैसे रिलेशन थे, अच्छा। हस्बैंड के साथ में जब आता है तो आपके फादर के साथ कैसे रिलेशंस थे। ओके। सो इनवेरिएबली आप देखेंगे कि जो आपके फादर या मदर के साथ में रिलेशंस थे वही आपके हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड के साथ में भी उसी टाइप के आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये इनवेरिएबली होता है, और ये सब कॉन्शियस का नहीं, कॉन्शियस का भी नहीं, ये आपके नर्वस सिस्टम का गेम है। ओके। सो जो फेमिलियरिटी की बात की कि भाई ऐसे ही लोग मेरे को प्यार करेंगे, हाँ। क्योंकि पेरेंट्स ने प्यार किया है तो वैसे ही लोग आप ढूंढेंगे उनसे। अभी सर जैसे अगर कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप की बात करें तो उसमें जैसे हम बोल देते हैं कि ये इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, तो उस इंसान का रिप्लाई आता है कि हाँ मुझे पता है ये इंसान मेरे लिए कैसा है, क्या गलत है क्या सही है, लेकिन फिर भी वो इंसान जो होता है वो नेगेटिविटी को ही चूज़ करता है। ऐसा क्यों? वो ऐसे लूप में क्यों फंसता जाता है बार बार? हाँ, ये बहुत बार होता है, क्योंकि जो आपकी चॉइस है वो तो आप कॉन्शियस पे कर रहे हैं, लेकिन जो आपका डिसीजन है वो आपका नर्वस सिस्टम या सबकॉन्शियस से हो रहा है। अच्छा। अब आपका माइंड बोलता है, हाँ। आपके लोग बोलते हैं कि ये भाई रेड फ्लैग है या ये आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपका जो सिस्टम है, जो नर्वस सिस्टम है या आपकी बॉडी जो है वो कह रही है ये फेमिलियर है। फेमिलियरिटी इज इक्वल टू सेफ फॉर द नर्वस सिस्टम। बिल्कुल। सो लोग जनरली आप देखेंगे कि उनके जो डिसीजंस हैं, उनकी जो चॉइसेस हैं, वो उनके नर्वस सिस्टम पे बिलीव करते हैं। इनफैक्ट सेल्स और मार्केटिंग में भी ये बोलते हैं कि अ पर्सन डजंट डिसाइड विद हिज माइंड, ही डिसाइड्स विद हिज इमोशंस। आपने उसके इमोशंस को टच कर लिया तो वो आपकी चीज़ खरीद लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज नहीं, आप कितना ही बताते रहिए मेरे सामान हाँ। में ये चीज़ है, वो चीज़ है, वो नहीं करेंगे। तो ये नर्वस सिस्टम का गेम है। सर अब इसमें सेल्फ वर्थ का कितना रोल होता है? क्या हम खुद तो ये डिसाइड कर पाते कि हम क्या टॉलरेट करेंगे और क्या नहीं कर पाएंगे? सेल्फ वर्थ का बहुत बड़ा इसमें रोल है। टॉलरेट आप उन चीज़ों को ही करेंगे जहाँ तक आपकी सेल्फ वर्थ है। सो अगर आपकी सेल्फ वर्थ जो है वो बहुत डाउन है, सो आप बहुत चीज़ें टॉलरेट करने को तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपकी सेल्फ वर्थ हाई है तो आप बहुत ही कम चीज़ें होंगी जिनको टॉलरेट करेंगे या जो जिसको बोलते हैं एडजस्ट करेंगे। हाँ। सो अगर आपको लगता है कि मैं इतने तक का ही हकदार हूँ, सो आप बहुत सारे इनजस्टिसेस को भी आप टॉलरेट कर लेंगे। बिल्कुल। अब ये क्यों होता है कि फैमिलीज़ में मार पिटाई हो रही होती है और वो उसी में ही फिर भी चल रही होते हैं? हाँ। क्योंकि उनका सेल्फ वर्थ जो है वो यही है, मेरे को मारता है लेकिन मेरे को प्यार तो करता है। बिल्कुल। सो वो जो एक सेंटेंस आ जाता है, दैट मीन्स कि आपका सेल्फ वर्थ जो है वो बहुत डाउन है। अब इसमें एक मैं स्टोरी बताता हूँ। एक मेरी खुद की स्टोरी है। मैं ट्रेनिंग कर रहा था। अच्छा। और ट्रेनिंग में हमारे पास एक इवेंट होता है जहाँ पर हमें अपना जो रूम है उसको बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन करना होता है। ओके। कहीं पर भी डस्ट नहीं होना चाहिए। हमने भी किया वो। सो मेरे रूम में जब जो इंस्ट्रक्टर थे वो आए और उन्होंने एक जगह डस्ट पकड़ ली। एक बुक रखी हुई थी, बुक के ऊपर डस्ट थी और वो कई बार होता है दिमाग से निकल जाता है। और उस टाइम मेरी खुद की सेल्फ वर्थ काफ़ी डाउन थी। अच्छा। मुझे बहुत ह्यूमिलेटिंग फील हुआ। उन्होंने मेरे को बोला डस्ट को चाट। ओह। मेरे आंसू निकल गए थे। लेकिन उसके बाद से मुझे समझ में आया कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। हाँ। तो वो सेल्फ वर्थ की और टॉलरेंस की जर्नी मेरे को वहाँ से शुरू हुई। अच्छा। इसलिए बहुत से लोग बहुत चीज़ें टॉलरेट कर लेते हैं। तो सर क्या इसमें जो हमारे अनरिजॉल्व्ड इमोशंस हैं क्या हम उनको अट्रैक्ट कर रहे होते हैं यहाँ पे? एक्चुअली यस, आप लोगों को नहीं अट्रैक्ट कर रहे होते हो, आप उस सर्टेन पैटर्न्स को
या जो अनरिजॉल्व इमोशंस वहीं से पैटर्न्स आते हैं। सो आप उन्हीं इमोशंस को, उन्हीं पैटर्न्स को आप अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपकी लाइफ बहुत ही नीरस थी, स्मूथ थी, सो आप अगर कॉन्शियस हैं इस बारे में, सो आप कैसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे? जो आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट लाएं, ओके, जो आपकी लाइफ में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रस लाएं। लेकिन वो तो आपने कॉन्शियसली डिसाइड कर लिया, हाँ, लेकिन जो बाकी सेट ऑफ इमोशंस हैं वो तो आपके बचे ही रह गए, बिल्कुल। और आपकी चॉइस जो है वो उस पे चल रही है। जो चीज़ आप कॉन्शियस हो गए आप उसको हैंडल कर लोगे, लेकिन जो चीज़ अनकॉन्शियस है, जो दबी हुई है, उसको आप अट्रैक्ट करोगे। और फिर जब वो मिलती है तो कहीं ना कहीं वो सामने वाला पर्सन उसको हैंडल नहीं कर पाता। देखिए, हैंडल नहीं कर पाता वो तो तब आएगा जब उनको वो कॉन्शियस में होंगे, लेकिन सिंस वो फेमिलियर है, वो घर में मार पिटाई के फेमिलियर हैं, घर में एक शांति, एक अजीब सी शांति के फेमिलियर हैं, घर में एक लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए उस चीज़ के फेमिलियर हैं, या झगड़ा होने के फेमिलियर हैं, हाँ, तो वो चीज़ को तो वो एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा जो चीज़ें होंगी वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। वो उनको एक्सेप्ट उनको करने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि कई जगह पे आप उन चीज़ों को टॉलरेट कर लेते हो, क्योंकि मुझे चलो ये तो मिल रहा है ना, हाँ, वो तो ठीक है, वो थोड़ा बहुत है, बिल्कुल, मारता है लेकिन प्यार करता है, वो वाली बात अगेन। बिल्कुल सर। और सर कई बार ऐसा भी होता है कि लोग रेड फ्लैग्स को देखकर उनको इग्नोर करते हैं, जैसे अभी आप बोल रहे हो कि पिटाई करते हैं बट प्यार भी करते हैं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं एक इंसान के अंदर? देखिए, ये अट्रैक्शन भी है और ये एक फियर भी है। फियर ऑफ लोनलीनेस हो सकता है कि अगर मुझे ये इंसान नहीं मिला या मेरी शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूँगा, या मैं अकेला रह जाऊँगा या रह जाऊँगी। उसके साथ साथ एक पैटर्न भी होता है, ख़ास तौर से एक देखा गया है, वो चेंज हो जाएगा या मैं उसको चेंज कर लूँगा या कर लूँगी, ये बहुत देखा गया है। सो ये किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं कि मैं उसको चेंज कर लूँगी या कर लूँगा? वो तो 30 साल से वैसा ही है। हाँ, आप उसको कैसे चेंज करने को तैयार हो या कैसे चेंज करोगे? वो चीज़ पे समझता नहीं है, क्योंकि वो जो है वो आपकी बॉडी का डिसीजन है, आपके नर्वस सिस्टम का डिसीजन है। ये एक होप नहीं है, ये आपका एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। सो ऐसी चीज़ें हैं कि मैं उसको बदल लूँगा या मैं उसको चेंज कर लूँगा या वो ऐसा नहीं है, ये जो चीज़ें हैं ये होप नहीं है, ये आपके पैटर्न का ही रिपीटिशन है। अच्छा। और जब तक आप उस पैटर्न के रूट को डिकोड नहीं करते हैं तब तक ये चलता रहेगा। सो सर, यहाँ पे इमोशनल डिकोडिंग क्या रोल प्ले करती है और कैसे हम पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे आप बोल रहे हो कि चेंज नहीं कर सकते, तो चेंज करने से पहले पता होना ज़रूरी है ना इंसान को। देखिए, इमोशनल डिकोडिंग जो है वो पैटर्न के पीछे के इमोशनल रूट को समझने में हेल्प करती है। अच्छा, अब कैसे हेल्प करेगी ये कि से फॉर एग्जांपल किसी इंसान को ये तो मालूम चल गया कि मैं क्लिंजी हूँ, हाँ, या मैं शक्की हूँ, वो तो मालूम चल गया, लेकिन उसके पीछे का इमोशन क्या है? अब जब डिकोड करने जाते हैं तो क्लिंजी हो या आप जो शक्की हैं, उसके पीछे एक फियर हो सकता है कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट है कि हाँ, ये मेरे को छोड़ के चले जाएगा या छोड़ के चली जाएगी। सो जब तक हम उसको डिकोड नहीं करेंगे तब तक आप उसके ऊपर काम थोड़ा सा करना मुश्किल है। सर, यहाँ पे बागफ्लावर रेमेडीज कैसे काम करती हैं? बागफ्लावर रेमेडी यहाँ पर बहुत पावरफुल काम करती हैं, क्योंकि जो भी पैटर्न है आपके वो इमोशनल ड्रिवन होते हैं। अब जब हमने डिकोड कर लिया पैटर्न को, उसके पीछे का इमोशन क्या चल रहा है, जैसे मैंने बताया फियर ऑफ रिजेक्शन है या फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, हाँ, सो फियर के लिए हम मेमलेस दे देते हैं। उसी की तरह आपका दूसरा आ जाता है कि डिपेंडेंसी है, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो हम चिकरी दे सकते हैं या इवन सिरेटो भी कई बार दिया जाता है। मैं जो काम करता हूँ वो इंडिविजुअल पे काम करता हूँ, उसके इमोशंस पे काम करता हूँ, तो हर एक इंडिविजुअल का एक अलग रेमेडी का ब्लेंड बना के देते हैं। अब जैसे ऑब्सेसिव थिंकर्स होते हैं या किसी को भूल नहीं पा रहे हैं तो उनके लिए अलग रेमेडी आ जाती है। चेस्टनट आ जाता है, वाइट चेस्टनट हो गया, रेड चेस्टनट हो गया, अच्छा, ये सब आ जाते हैं। सो
बाकफ्लावर रेमेडी बहुत अच्छे से, अगर हमने उस इमोशन को ठीक से डिकोड कर लिया तो बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, ये जो भी आपने सर नाम ली, ये रेमेडीज होती हैं? हाँ जी, ये रेमेडीज़ होती हैं। बाकफ्लावर रेमेडी में 39 रेमेडीज़ होती हैं टोटल, अच्छा। और जो कि हर एक इमोशन के एक एक जो छोटे छोटे इमोशंस में चेंजेस होते हैं, फ़र्क होते हैं, उनके ऊपर अलग अलग रेमेडी हैं। जैसे अब अच्छा। डर हो गया, तो डर एक हो जाता है कि आपको किसी चीज़ का डर है, फोबियाज जो आ जाते हैं, उनके लिए एक रेमेडी हो गई। ओके। एक अननोन डर हो जाता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, हाँ, लेकिन है डर, है कुछ तो उसके लिए अलग रेमेडी है। ओके। पैनिक के लिए अलग रेमेडी है। एक जो कंबाइंड पैनिक होता है, उसके लिए फिर अलग रेमेडी होती है। तो ऐसे 39 रेमेडीज़ हैं, उनमें कौन सी देनी है वो फिर एक प्रैक्टिशनर डिसाइड करता है। मतलब पूरा पैक ऑफ रेमेडीज है? हाँ जी, पैक ऑफ रेमेडीज़ हैं, लेकिन एक टाइम पे सिर्फ 6 से 7 ही देते हैं। उससे कौन कौन सी कॉमन इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं जो रेमेडीज से लिंक्ड होती हैं, जिनको हम रेमेडीज से क्योर कर सकते हैं? रेमेडीज का एक्चुअली 7 ग्रुप होता है। अब यही रेमेडीज जो हैं ये आपके चक्रास से भी रिलेटेड होती हैं। ओके। सो जैसे फियर हो गया, फियर का एक ग्रुप हो गया, वो आपके रूट चक्रा का आ गया। वैसे ही आपका जो सेल्फ वर्थ जो रेमेडीज होती हैं वो आपके सोलर प्लेक्सस पे आ गया। तो इसी तरह से हर एक का ग्रुप है अलग अलग। फियर का मैंने नाम लिया। एक आ गया ओवर केयर फॉर लव्ड वंस, ओवर केयर फॉर अदर्स, हाँ। वो एक ग्रुप आ गया। तो ऐसे ही करके 7 ग्रुप हैं इनके, और 7 ग्रुप में अलग अलग रेमेडीज़ हैं। सर, इन रेमेडीज़ का इम्पोर्टेंस क्या है? क्या रेमेडीज़ लेने के बाद में एक इंसान को उसके डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी मिलती है, कहीं ना कहीं उसके जो रिलेशनशिप हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होते हैं, उसकी बाउंड्रीज़ कहीं ना कहीं इम्प्रूव होती हैं? देखिए, बाउंड्रीज, क्लैरिटी, डिसीजन, ये तीनों अलग अलग इमोशंस से लिंक्ड हो सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, हर एक इमोशन की अलग रेमेडी है। हाँ। सो जब आप उसको डिकोड करने जाएंगे तो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? कई बार होता है कि आप 2 लोगों में, अब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो 2 लोगों में आप चूज नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ। इससे ये बेटर है या ये बेटर है या वो बेटर है, या फिर आप चॉइस ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मेरे लिए क्या बेटर है। या फिर ये भी हो सकता है कि कई होता है ना, शादी करके क्या होगा, क्या हो जाएगा मेरा, तो उनके लिए अलग रेमेडी है। अच्छा। सो आप जब तक आप उसको डिकोड नहीं करोगे तब तक रेमेडी आप ट्राई करते रहो। फिर या तो आप ट्रायल एंड एरर पर चलो, हाँ, कभी ना कभी आप गिव अप कर दोगे। बिल्कुल। अदरवाइज आप उसको डिकोड कीजिए और रूट पे जाइए। सो मैं ये बोलूँगा कि डिसीजन लेने में जो रेमेडीज़ हैं वो आपको डायरेक्टली हेल्प नहीं करती हैं, लेकिन जो आपके अंदर के जो इमोशंस हैं, जो आपके पैटर्न्स हैं, जब उनको एड्रेस करती हैं तो आपको एक क्लैरिटी आती है। अच्छा। और वो क्लैरिटी आपको डिसीजन लेने में हेल्प करती है। सो सर, यहाँ पे रेमेडीज सिर्फ रेमेडीज करने से या फिर रेमेडीज के साथ साथ खुद के ऊपर काम करने से भी कुछ हेल्प मिलती है? मतलब इन दोनों में कोई बेसिक डिफरेंस भी है या सारी चीज़ें पैरेलली काम करती हैं? बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप सिर्फ रेमेडीज ले रहे हैं सो आपको अवेयरनेस तो आ गई, क्योंकि क्या होता है, मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं और बोलते हैं कि आपने मेरे को रेमेडी किस चीज़ की दी है, तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई अभी रुक जाओ, एक बार ले लो रेमेडी, ट्रस्ट मी, एक बार ले लो और उसके बाद में मुझसे पूछना। क्योंकि जब मैंने वो इमोशन को हटा दिया तब आप उसको रिसीव करने को ज़्यादा रेडी होंगे। हाँ। और अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई आपको इस चीज़ का डर है, तो आप बोलोगे नहीं मैं तो डरता ही नहीं हूँ। हाँ, और आपके ऊपर वो जो आपने डिनायल लिया है, तो रेमेडी का असर थोड़ा कम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो रेमेडी का जो काम है वो आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना है। बोल सकते हैं कि टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। कई बार होता है कि 6 महीना या साल भर आपको वो रिलीफ मिले, लेकिन अगर आप वो इनर वर्क भी साथ साथ कर रहे हैं तो आपका रिलीफ बहुत हाई ग्रेड का होता है। और जल्दी भी मिलेगा कहीं ना कहीं। हाँ, जल्दी भी मिलेगा। अभी जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं जिन्होंने मुझे बोला था कि भाई अब रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो उनका डिवोर्स हुआ था कुछ साल पहले, और वो उस डिवोर्स के बाद में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सो कहते हैं मैं ना एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, ना तो कुछ और डिसीजन ले पा रहे हैं कि भाई
करनी नहीं करनी है। लाइफ रुक सी गई है। हाँ, लाइफ रुक सी गई है, लाइफ चल रही है उनकी, लेकिन उनको एक वो लाइफ में जो मज़ा है वो मज़ा नहीं आ रहा है। सो जब उनको मैंने डिकोड करके उनकी जो इमोशन के ऊपर दिया उनको रेमेडी, साथ ही साथ उन्होंने अपना इनर वर्क भी चालू रखा काम। सो उनको अभी फिर उन्होंने रिलेशनशिप्स में डेटिंग वगैरह शुरू कर दी है। सो इट टेक्स टाइम, बट यस इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेल्फ वर्थ एंड लाइक कॉन्फिडेंस काफ़ी आ जाता है आपका। बिल्कुल सर। और कहीं ना कहीं रेमेडी सेल्फ वर्क से ज़्यादा काम करना, मतलब इफेक्टिव ज़्यादा होती हैं शायद उस टाइम पे। वही मैं बोला ना कि आप जब डिकोड करेंगे तो उस इमोशन को ढूंढ के उसके ऊपर रेमेडी देंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगी। सर, अगर कोई व्यूवर्स या लिसनर जो हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे थे वो ऐसे कोई रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जिनको ऐसे बार बार पैटर्न्स रिपीट हो रहा है, तो वो इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकल सकते हैं? क्या उनके लिए आप ऐसे कोई रेमेडीज़ जो आप ऑनलाइन दे सकें और वो कर सकें तो उनके लाइफ में कुछ उन्हें रिलीफ मिले? सो अगर कुछ लोग ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं और वो बाहर आना चाहते हैं तो एक रेमेडी है जो कि कॉर्ड कटिंग में काम करती है। ये जो रेमेडी है ये बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, क्योंकि आप क्यों कॉर्ड कट करना चाहते हैं। जैसे हमने बात की कि आप कॉर्ड तो कट कर देंगे, आप उस रिलेशनशिप से निकल जाएंगे, हाँ। लेकिन सिंस आपने पैटर्न पे काम नहीं किया, आपने इमोशन पे काम नहीं किया, तो आप अगले रिलेशनशिप में भी सेम पैटर्न में फंस सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि रेमेडी लेने के लिए कोई एक रेमेडी नहीं बता पाऊंगा मैंने मिमलस और रेड चेस्टनट बता दिया, लेकिन वो पैटर्न को चेक करके उसको डिकोड करके उस इमोशन के लिए रेमेडी लेने से बेटर है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर डॉक्टर को जब तक बीमारी डिकोड नहीं होती वो दवाई भी नहीं देता। एग्जैक्टली कि जब तक बीमारी हो किस वजह से रही, हाँ, ब्लड में कुछ इशू आ रहा है या कुछ भी आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है। हाँ। सो जब तक वो नहीं पता लगेगा तब दवाई देने का कोई मतलब नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग था आज का पॉडकास्ट और बहुत मज़ा आया। हमने रिलेशनशिप पैटर्न्स बार बार रिपीट क्यों होते हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से समझा, क्यों लोगों के साथ ऐसा होता है। आई थिंक हमारी ऑडियंस को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आज के इस पॉडकास्ट से। देखिए, ऑडियंस के लिए मैं यही चीज़ बोलूँगा कि प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, हाँ, आपके पैटर्न जो हैं वो फंसे हुए हैं। हाँ, तो उनको समझने की ज़रूरत है ऑडियंस को। बिल्कुल सर। आई होप हमारी ऑडियंस को भी आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज हों, कुछ पूछना हो इसके बारे में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर। थैंक यू अंजलि।